हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। तो मैंने अब बेसिकली जो जितने भी DSSB में स्टैटिस्टिक में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स बनाने स्टार्ट किए हैं। तो आज हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। तो आज हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे। सो व्हाट आर दीज टर्म्स? सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टर्म इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी डिनोट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ एनी रैंडम इवेंट। कोई हमने रैंडम इवेंट लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया कि हम एक कॉइन को अगर एयर में फ्लिप करते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होती है, हेड आने की। हमें पता है एक कॉइन होता है, उसका एक तो हमारा एक साइड हेड होता है, दूसरे साइड हमारा टेल होता है। तो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, रैंडमली एक रैंडम इवेंट कर रहे हैं कि हम उसको फ्लिप कर रहे हैं। तो हम ये पॉसिबिलिटी निकालते हैं कि हमारा आउटकम आने की कितनी पॉसिबिलिटी होती है, वो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। मान लो मैंने बोला कि हमारा हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास इवेंट्स है कि दो आउटकम्स आ सकते हैं, दैट इज हेड एंड टेल। तो दो आउटकम्स है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हेड चाहिए। हेड आने की चांसेस कितने हैं, एक। तो टोटल में से हमारा हेड आने की चांसेस है 1/2। तो यही इसकी पॉसिबिलिटी है, इसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब हमने बोला या तो हमारी पॉसिबिलिटी है या तो हमारा टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, ठीक है। तो हेड आने की हमारी पॉसिबिलिटी होती है दैट इज 1/2, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है। तो ये क्या होता है, ये मेजर करता है अनसर्टेनिटी या फिर सर्टेनिटी ऑफ द इवेंट। तो फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, PE हम लेते हैं, ठीक है। तो हमारा NE अपॉन में NS होता है। NE हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट फेवरेबल टू देन इवेंट। हमने मान लो कोई इवेंट लिया, मैंने बताया उसमें हमने हेड आने की पॉसिबिलिटी लेनी है, ठीक है। तो हमारा NE आ जाएगा कि हमारे हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और NS हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम उसमें कितने आ सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब क्या होता है, कॉइन में क्या दो आउटकम्स ही आ सकते हैं, एक हमारा हेड आ सकता है या फिर हमारा टेल आ सकता है। तो हेड आने का मतलब क्या फेवरेबल इवेंट है कि कितनी टाइम्स आ सकता है, तो वो 1 टाइम आ सकता है। अगर हम एक कॉइन को खाली 1 कॉइन को अगर हम फ्लिप कर रहे हैं तो एक उसका हो गया कि उसका फेवरेबल आउटकम हो गया 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने आ सकते हैं, 2, दैट इज 1 हेड और इधर टेल, ठीक है। तो 2 आउटकम हो गए, तो हमारा भी अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट इज 1/2। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि कैसे हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टैटिस्टिक। अब स्टैटिस्टिक क्या होता है, इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कोई डेटा होता है तो स्टैटिस्टिक क्या करती है, पहले तो डेटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के दो मेथड्स होते हैं, दैट इज प्राइमरी मेथड एंड सेकेंडरी मेथड, ठीक है ना। प्राइमरी क्या होता है, मेन ओरिजिन से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। वो हम उसकी मेन ओरिजिन से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा प्राइमरी होता है। जब हम किसी और ने उसको कलेक्ट किया हुआ है उससे हम आगे जाके उनसे वो डेटा लेते हैं, जैसे कहीं पब्लिश हो गया तो हमने गवर्नमेंट एजेंसी से डेटा ले लिया, उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, उसके एक एक टर्म्स को एनालाइज करते हैं कि क्या हमारे लिए, मतलब हमारे लिए क्या फेवरेबल है, हमें उससे कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बेसिस हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, फिर उसको हम प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के भी बहुत तरीके हैं, जैसे बार डायग्राम हमने यूज़ कर लिया, पाई चार्ट हमने यूज़ कर लिया, ठीक है ना, ग्राफ्स के थ्रू, और फिर हम अपने सारे डेटा को एक जगह ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ये स्टैटिस्टिक का काम होता है। तो ये मैथड है कलेक्टिंग एंड समराइजिंग दी डेटा। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसे समराइज करते हैं, कंक्लूजन लेते हैं। दिस हैज़ मैनी एप्लीकेशन फ्रॉम स्मॉल स्केल टू लार्ज स्केल। अब हम क्या होता है, स्टैटिस्टिक को स्मॉल स्केल में भी यूज़ करते हैं, लार्ज स्केल में भी यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक का ह्यूज स्कोप है हमारी सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, जियोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग हम देखते हैं डेली, तो वो क्या होते हैं, वो स्टैटिस्टिक डेटा कलेक्ट करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हमारा डेटा होता है। तो वो बेसिकली सारा काम स्टैटिस्टिक का है। सो नेक्स्ट इज, अब हमारा नेक्स्ट आता है कि जो क्या टर्म्स हैं जो हमारी प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक में यूज़ होती हैं। तो हम इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट यूज़ होता है, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं रैंडमली। सैम्पल स्पेस होता है जिसमें हम दिखाते हैं कि कितने आउटकम्स आ सकते हैं। रैंडम वेरिएबल्स होते हैं जो रैंडमली चूज होते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ बिटवीन टू वैल्यू, मतलब टू आउटकम्स। वेरिएंस होता है, मीन होता है। तो हम इनको ब्रीफली आगे पढ़ेंगे। सो द वेरी फर्स्ट टर्म is random experiment. तो an experiment whose result cannot be predicted until it is noticed is called a random experiment. अब बोल रहे randomly है, ठीक है ना, हम बोलते हैं ना randomly हमने कुछ भी उठा लिया, तो क्या होता है, हमें इसका रिजल्ट पता नहीं होता, हम खाली इसको प्रिडिक्ट करते हैं, तब तक हम इसको नोटिस नहीं कर पाएंगे। अब मान लो हम एक डाइस रेंडमली थ्रो कर रहे हैं, तो रिजल्ट इसका क्या है, अनसर्टेन है। अब एक डाइस होता है, उसमें क्या होता है, 1 to 6 आउटकम्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, रेंडम है, हमने रेंडमली उसको डाला
हम लूडो खेलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्या 1 आएगा 2 आएगा 3, तो वो क्या होता है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि कोई भी आउटकम आ सकता है 1 से 6 के बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सैम्पल स्पेस। ये क्या होता है, सैम्पल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, कोई भी जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं उन सबके पॉसिबल रिजल्ट हमारा सैम्पल स्पेस होता है। अब मान लो वही कि हमने डाइस थ्रो किया रैंडमली, तो उसका सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सारे जितने भी एक डाइस के ऊपर रहते हैं वो सारे ही हमारे सैम्पल स्पेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज random variable. The variable which denotes the possible outcome of a random experiment are called random variable. जो भी variables possible outcome एक random experiment के होते हैं उन सबको हम random variables कहते हैं। तो इसमें हमारा एक discrete random variable होता है, constant होता है। discrete में क्या होता है, हमें हर values जो भी निकल के आती है वो हमें countable होती है। तो discrete variable are take ओनली दोज डिस्टेंट वैल्यूज विच आर काउंटेबल। तो इसमें क्या होता है, वो सारी वैल्यू जिसको हम काउंट कर सकते हैं। वेयर इज कॉन्टिन्यूस क्या होता है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, ठीक है ना, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। सो नेक्स्ट इज what is independent events? So when the probability of occurrence of one event has no impact on the probability of another event, then the both the terms are independent to each other. मतलब दो events हैं, ठीक है ना, उन दोनों का एक दूसरे पे कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे हम इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक कॉइन को फ्लिप किया, ठीक है, और वहीं पे हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन अ डाइस। हमें पता है डाइस में हमारे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉसिबल आउटकम्स है जो आ सकते हैं, और वहीं पे हमारे अगर हम एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं तो उसमें हमारा सिर्फ एक हेड या टेल आ सकता है। तो अगर हेड आने की पॉसिबिलिटी पे और इस डाइस में से 6 या फिर 1, 2 कुछ भी आने की पॉसिबिलिटी में कोई दोनों पे कोई इंडिपेंडेंट इफेक्ट ही है, कोई डिपेंडेंट इफेक्ट नहीं है कि हेड आने से 6 नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हेड आना और टेल आना ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मगर इन दोनों का अगर हम कॉइन और डाइस के आउटकम्स की बात करें तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। हेड आने का कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा ऑन 6 आने पर, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज मीन क्या होता है, mean of a random variable is the average of random values of the possible outcome of a random experiment। जो भी एक random experiment के possible outcome आते हैं उनका average हमारा mean of random variable होता है। in a simple term it is the expectation of possible outcomes of a random experiment repeated again and again or n नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम क्या कहते हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, वो बार बार रिपीट हो सकते हैं वो आउटकम्स, या फिर वो n नंबर ऑफ टाइम्स भी आ सकते हैं, वो हमारा मीन होता है। तो ये क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। हमने कोई रैंडम वेरिएबल का जो एक्सपेक्टेशन किया है वो हमारा मीन होता है, हम एवरेज लेते हैं रैंडम वैल्यूज का, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है, इसी को हम ना मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्टैट्स में यूज करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो प्रोबेबिलिटी इसको हम क्या करें कि एज्यूम वैल्यू करते हैं हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट में से, हमारे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसमें से हमने कोई वैल्यू को एज्यूम कर लिया है एज हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको ही हम मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, इसको हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट मोमेंट भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डाइस थ्रो किया है तो उसके सैंपल स्पेस क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसके पॉसिबल आउटकम्स है जो आ सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एवरेज कर देंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स का। तो एवरेज की टोटल नंबर ऑफ हमारे आउटकम्स कितने हैं, 6 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज निकालेंगे तो हमारा 3.5 आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यही हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है जो कि हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी फॉर्मूले हैं प्रोबेबिलिटी के वो पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर में उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टाटा, सी यू सून।